जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्लीपी क्लासेस में और आज के प्रीमिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज प्रीमिक्स में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे सवाल जो कि आईआर से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसमें से कुछ सवाल होंगे जो करंट अफेयर से ओरिएंटेड होंगे, जो कि बहुत रीसेंट करंट अफेयर्स है, और कुछ सवाल जो होंगे वो ज़्यादा रीसेंट करंट अफेयर्स में से नहीं बट हमारे टेस्ट सीरीज में से भी होंगे। सो दोस्तों आइए देखते हैं पहले क्वेश्चंस को एक बार नजर मार लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बात कर रहा है स्नेक आइलैंड के बारे, तो ये पीछे न्यूज में भी था। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आप अभी पॉज करके जो आपको लग रहा है सही ऑप्शन क्या है वो आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। देख लीजिए, पहले पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बताना है, ये ध्यान से देख लीजिए। तो जमीनी आइलैंड, जिसको हम स्नेक आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, स्मॉल पीस ऑफ रॉक है। इट इज लेस देन 700 मीटर्स फ्रॉम एंड टू एंड, दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज बीइंग एक्स शेप। तो ये पहली स्टेटमेंट है। फिर दूसरी बात इस क्वेश्चन में आ रही है कि जो ब्लैक सी है वो सी ऑफ मार्मरा से कनेक्टेड है वाया द बॉस्फोरस स्ट्रेट। और तीसरी बात यहां पे जो आ रही है कि ब्लैक सी जो है वो कनेक्टेड है टू द सी ऑफ अजोव वाया द डार्डनल स्ट्रेट। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के टुवर्ड्स। फिर यहाँ पे एल साल्वाडोर की बात हो रही है और यहाँ पे बिटकॉइंस के बारे में बात हो रही है। अगेन ही काफी रिसेंटली न्यूज में था टॉपिक। तो क्या एल साल्वाडोर, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो क्या एल साल्वाडोर पहली कंट्री थी जिसने कंज्यूमर्स को, सिटीजन्स को अलाउ किया कि वो क्रिप्टो करेंसी में सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं? और क्या एल साल्वाडोर ने डॉलर बिल्कुल बैन कर दिया था? तो ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरा, यहाँ पे माइनिंग की डेफिनेशन दी गई है, a chain of private computers which are constantly working towards authenticating the transactions by solving very complicated cryptographic puzzles and thereby rewarded with cryptocurrencies। और तीसरी स्टेटमेंट है कि रिसेंटली अभी जून 2022 में जब बिटकॉइन की मार्केट में क्रैश आया था, एल साल्वाडोर ने लीगलाइज किया स्टेबल कॉइन्स को। तो आपने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या पूछी गई है वो आपने मार्क करनी है। तो आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए या आप अपने कॉपी में जहां पे भी नोट कर रहे हैं उसको करते रहिए। फिर यहां पे वेस्ट सेती की बात हो रही है दोस्तों। तो वेस्ट सेती प्रोजेक्ट क्या सेती रिवर में है? इन द फार वेस्टर्न डेवलपमेंट रीजन ऑफ बांग्लादेश। पहली स्टेटमेंट ये पूछी गई है। दूसरा, कि क्या इंडिया ने कंप्लीट कर दिया है वेस्ट सेती प्रोजेक्ट रिसेंटली 2021 में? और तीसरी स्टेटमेंट है कि 900 मेगावाट का जो अरुण 3 प्रोजेक्ट है ईस्टर्न नेपाल के संखुवा सभा में, दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय इंडियाज सतलुज विद्युत निगम। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। आपको देखिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या लग रही है, अभी क्या नहीं लग रही है। और दोस्तों उसके बाद चौथा क्वेश्चन अगेन यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है ना। तो इनकरेक्ट मैंने हाईलाइट भी करा हुआ है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द गल्फ्स? तो पर्शियन गल्फ, ईरान एंड अरेबियन पेनिनसुला, यानी कि गल्फ ऑफ मेक्सिको, क्या वो यूएस, मेक्सिको और आइलैंड नेशन ऑफ क्यूबा के बीच में लाई करता है? क्या गल्फ ऑफ एडन येमेन और ईरान के बीच में लाई करता है? या डी, ए और सी दोनों ही इनकरेक्ट है? चलिए फिर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, यहां पे नेटो की बात हो रही है। तो नेटो के बारे में देखिए बहुत ज्यादा चर्चा पिछले कितने महीनों से न्यूज में चल रही है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, नेटो की मीटिंग भी हुई थी मैड्रिड में, स्पेन में। तो उसको लेके हमने एडिटोरियल्स में भी कवरेज करा था। तो नेटो के बारे में बात हो रही है। नेटो पार्टिसिपेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग अलायंसेस दैट एक्सपैंड्स इट्स इन्फ्लुएंस बियॉन्ड द 30 मेंबर ब्लॉक? तो पहला है यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल, दूसरा है मेडिटेरेनियन डायलॉग और तीसरा है इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव। तो आपको करेक्ट कोड बताना है ए बी सी डी। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। पांचों क्वेश्चन हमने देख लिए, ठीक है। अब तक आपने मार्क कर लिए होंगे पॉज करके। अब हम इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जहां पे स्नेक आइलैंड की बात कर रहे हैं और यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। देखिए दोस्तों, ब्लैक सी के बारे में हम बहुत बार न्यूज में पढ़ते रहते हैं। यूपीएससी का भी बहुत हॉटशॉट टॉपिक है ब्लैक सी के बारे में पूछना, है ना, कि ब्लैक सी किसके बीच में लाई करता है, किसके बीच में नहीं लाई करता। तो हमने बॉस्फोरस स्ट्रेट और डार्डनल स्ट्रेट के बारे में तो पढ़ा होगा, है ना, टर्की पे लाई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ब्लैक सी है, सी ऑफ अजोव कहाँ पे है? सी ऑफ अजोव तो हमारे यूक्रेन में आ जाता है ना, क्रिमिया अनेक्स किया था 2014 में। तो लेकिन टर्की कहाँ पे है, यूक्रेन कहाँ पे है? क्या ब्लैक सी कनेक्टेड होगा सी ऑफ अजोव से वाया द डार्डनल स्ट्रेट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। नहीं दोस्तों, जो ब्लैक सी है वो सी ऑफ अजोव से कनेक्टेड थ्रू द डार्डनल स्ट्रेट नहीं है। इसमें जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है वो ओनली 3 है, यानी कि जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन पे नजर मारते हैं। देखिए, अभी स्नेक आइलैंड को लेकर बहुत ज्यादा पीछे बात चली थी। इनफैक्ट यूक्रेन का ये कहना है कि यूक्रेन ने सिग्निफिकेंट लॉसेस रशिया की मिलिट्री को कॉज किया है बाय लॉन्चिंग द एयर स्ट्राइक्स ऑन द जमीनी आइलैंड, जिसको हम स्नेक आइलैंड के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। सो दोस्तों जमीनी आइलैंड यानी कि स्नेक आइलैंड, ये स्मॉल पीस ऑफ रॉक है, एक्स शेप में है, लेस देन 700 मीटर्स है फ्रॉम द एंड टू एंड, और ये 35 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, इट इज लोकेटेड 35 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट इन द ब्लैक सी, ईस्ट ऑफ द माउथ ऑफ डैन्यूब रिवर। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं फ्लो, ये डैन्यूब रिवर का फ्लो है। तो डैन्यूब जो है सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का आफ्टर द वोल्गा रिवर इन रशिया। और जो डैन्यूब रिवर है वो कहां फ्लो करता है, फ्लोज थ्रू सेंट्रल एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप। ठीक है। उसके बाद अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा समझे तो स्नेक आइलैंड दोस्तों रोमेनियन टेरिटरी का हिस्सा था। कब तक, जब तक 1948 में इट वाज नॉट सीडेड टू द सोवियत यूनियन। ठीक है, तो रोमेनिया सोवियत यूनियन का हिस्सा बन जाता है 1948 में। अब देखिए, अब उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर भी हो जाता है, तो रोमेनिया केम अंडर सोवियत इन्फ्लुएंस अंटिल 1989, तो बुकारेस्ट यानी कि जो रोमेनिया की राजधानी है। उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद 1991 के बाद यूक्रेन पूरा कंट्रोल लेता है स्नेक आइलैंड के ऊपर। लेकिन अब यूक्रेन और रोमेनिया के बीच में झगड़ा रहता है कि स्नेक आइलैंड का कंट्रोल किसके ऊपर रहेगा। तो 2009 में आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक वर्डिक्ट अनाउंस करता है, जहां पे कैटेगोरिकली बात अनाउंस करी जाती है कि जो 80% है ऑफ द ब्लैक सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ नियर द आइलैंड वो जाएगा रोमेनिया को, और जो बाकी 20% है वो जाएगा यूक्रेन को। ठीक है जी। अब उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नेक आइलैंड है ब्लैक सी के कोस्ट पे, राइट। यहाँ पे ओडेसा सिटी है, क्रिमिया, तो ये शहरों का नाम आपने काफी फ्रीक्वेंटली सुना भी होगा रशिया यूक्रेन के युद्ध के चलते। तो ब्लैक सी की दोस्तों बात करें तो दोस्तों ब्लैक सी देखिए, यहां पे देखिए दोस्तों, ब्लैक सी ऑफ अजोव से कनेक्टेड है थ्रू द कर्च स्ट्रेट, KERCH, कर्च स्ट्रेट। और दोस्तों अगर हम यहां पे बात करें, देखिए सी ऑफ मार्बरा, अगर हम बात करें ब्लैक सी का कनेक्शन विद द सी ऑफ मार्बरा, दैट इज थ्रू द बॉस्फोरस स्ट्रेट। हम एजेंसी की बात करें, है ना, अभी एजेंसी के बारे में पीछे न्यूज में रिसेंटली आपने पढ़ा होगा, टर्की और ग्रीस के बीच में जो लड़ाई है, थोड़ी सी वॉर चल रही है, नॉट एग्जैक्टली वॉर बट जो डिस्प्यूट चल रहा है ओवर द एजेंसी आइलैंड्स, राइट। तो एजेंसी के साथ ब्लैक सी कनेक्ट होती है थ्रू दी डार्डनल स्ट्रेट, और सी ऑफ एजोव के साथ थ्रू दी कर्च स्ट्रेट। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये सी ऑफ मार्बरा है, ये ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी थ्रू द बॉस्फोरस स्ट्रेट सी ऑफ मार्बरा से कनेक्ट हो रही है, और दोस्तों थ्रू द डार्डनल सी ये कनेक्ट हो रही है थ्रू दी एजियन सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। चलिए उसके बाद एल साल्वाडोर की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, तो दोस्तों बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या एल साल्वाडोर पहली कंट्री थी जिसने कंज्यूमर्स को अलाउ किया क्रिप्टो करेंसी में ऑल ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं, और क्या डॉलर का बिल्कुल बैन कर दिया था? पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। चलो हमको नहीं पता कुछ एल साल्वाडोर के बारे, कुछ भी नहीं पता क्रिप्टो करेंसीज के बारे, लेकिन आपने इतना तो न्यूज़ में सुना होगा कि हाँ भी एल साल्वाडोर ने सितंबर 2021 में, पिछले साल की बात है, पहली कंट्री बनी थी जिसने कंज्यूमर्स को अलाउ किया था कि आप क्रिप्टो करेंसी में सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन डॉलर के यूज़ का बैन नहीं करा था। ठीक है, तो यहां से करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो दोस्तों यहां पे जो पहली स्टेटमेंट है वो तो फिर इनकरेक्ट होगी। डॉलर चल रहा है, डॉलर साथ के साथ चल रहा है, बिटकॉइंस भी वहां पे चल रहे हैं, डॉलर को बैन नहीं किया था। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। तो उसके बाद रिसेंटली इन जून 2022 आफ्टर द प्राइस क्रैश ऑफ बिटकॉइन, एल साल्वाडोर लीगलाइज द स्टेबल कॉइंस। तो दोस्तों ये जून 2022 में नहीं, ये भी सितंबर 2021 में ही हो चुका था, अगर हम बात करें स्टेबल कॉइंस की भी। अब माइनिंग के बारे यहाँ पे बात हो रही है। अब आई एम श्योर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी बिटकॉइंस के बारे, आप ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो बिटकॉइंस में डील भी करते होंगे, राइट। तो अब माइनिंग के बारे में इतनी अब हमको नहीं भी पता है ना, अगर हमने थोड़ा सा यहाँ पे तिगड़म भी लगाना है, हमको नहीं भी पता, मैं ये जूम करके चलो हमको कुछ नहीं पता माइनिंग के बारे, लेकिन इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे माइनिंग के बारे डेफिनेशन दी हुई है, तो शायद सही होगी, है ना। ये तो पता है कि पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि डॉलर का यूज बैन नहीं हुआ, और ये भी पता है कि जो तीसरी स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज लीगलाइज की बात करें स्टेबल कॉइंस की, वो भी सितंबर 2021 में हो गया था। अब इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ओनली टू, तो जो माइनिंग वाली जो डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बात करें तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री एल साल्वाडोर ने अडॉप्ट किया था बिटकॉइन एज द ऑफिशियल करेंसी सितंबर 2021 में। ठीक है, एल साल्वाडोर बनी थी पहली कंट्री जिसने कंज्यूमर्स को, अपने सिटीजन्स को अलाउ किया कि आप क्रिप्टो करेंसी हर एक ट्रांजैक्शन में कर सकते हैं, अलॉन्ग विद साथ के साथ आप यूएस डॉलर में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2001 में एल साल्वाडोर ने अडॉप्ट किया था यूएस डॉलर एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। ठीक है जी, और आफ्टर द बिटकॉइन वाज अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल करेंसी सितंबर में, दोनों बिटकॉइन और यूएस डॉलर हैव बीन यूज्ड एज ऑफिशियल करेंसीज। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बिटकॉइन और यूएस डॉलर दोनों ही ऑफिशियल करेंसीज की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब डिसीजन जो अडॉप्ट करने का था बिटकॉइन का ऑफिशियल करेंसी का, वो क्यों था? बिकॉज एल साल्वाडोर की जो इनएबिलिटी थी टू बोरो इन द यूएस डॉलर्स, तो बिटकॉइन जो है वो एक चांस ऑफर करता है एल साल्वाडोर की सरकार को और उसके लोगों को कि जो डिपेंडेंसी है यूएस डॉलर के ऊपर वो कैसे कम हो सकती है। ठीक है,
तो जितनी ज़्यादा अडॉप्शन बिटकॉइन करेंसी की होगी, जितनी ज़्यादा अडॉप्शन बिटकॉइन की होगी, उतनी ज़्यादा जो सरकार को जो स्पेंडिंग करनी होगी बिटकॉइंस में ज़्यादा करनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा सरकार यानी कि सरकार यूएस डॉलर्स में स्पेंडिंग कम करेगा, ज़्यादा जो सरकार का खर्चा होगा बिटकॉइंस में होगा। ठीक है, उसके बाद तो दोस्तों अगर हम बात करें, एल साल्वाडोर गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू इनकरेज सिटीजंस कि भी आप बिटकॉइन को यूज करिए अपनी डेली ट्रांजैक्शन के लिए। यहां तक कि एक पेमेंट वॉलेट भी निकाला था बाय द नेम ऑफ चिवो, ठीक है, विच गिव आउट फ्री बिटकॉइन वर्थ $30 इनिशियली, ताकि लोगों को इंकरेजमेंट मिले, इंसेंटिव मिले कि वो बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एल साल्वाडोर का जो पब्लिक डेट है दैट हैज रिजन टू ओवर 100% ऑफ इट्स जीडीपी। और अभी जो रीसेंट अटेम्प्ट था टू बोरो $1 बिलियन यूजिंग द बॉन्ड्स बैक्ड बाय द बिटकॉइन, वो काम फेल कर गया। ठीक है जी। अब ये जो क्रैश आया बिटकॉइन के प्राइस में अगेंस्ट द यूएस डॉलर, इसका मतलब क्या है कि सरकार विल हैव टू सेल इट, सरकार बिटकॉइन सेल करेगा लेकिन उसके बदले उसको डॉलर जो है कम में मिलेंगे। ठीक है, तो बिटकॉइन जो है डॉलर के अगेंस्ट गिर गया है, तो ये मूव बैकफायर कर गया एल साल्वाडोर का। तो माइनिंग क्रिप्टो करेंसीज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए जैसे अगर हम ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपको मैंने पैसे देने, आपने मुझे पैसे देने, हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो यूजिंग फिएट मनी जैसे डॉलर है, जैसे रुपी है, ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल बैंक उस फिएट करेंसी की अपनी सॉवरेनिटी है, दैट इज नॉट बैक्ड बाय एनी फिजिकल एसेट लाइक गोल्ड। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है कि हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अब वो रुपी है या डॉलर है या वो कोई और करेंसी है, तो जो सेंट्रल बैंक है वो अश्योर करता है कि जो मनी जिसमें हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो जेन्युइन है और वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड रहती है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, तो ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, चेन ऑफ कंप्यूटर्स, अ नेटवर्क, ये कंसिस्टेंटली काम करते हैं टुवर्ड्स ऑथेंटिकेटिंग द ट्रांजैक्शंस बाय सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड क्रिप्टोग्राफिक पजल्स। ठीक है, और ये पजल सॉल्व करने का जो उनको रिवॉर्ड मिलता है इस कंप्यूटर नेटवर्क को, वो क्या होता है रिवॉर्ड, क्रिप्टो करेंसीज का, तो उसको हम माइनिंग कहते हैं। ठीक है, ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करता है। फिर स्टेबल कॉइन्स की बात करें, ये डिजिटल करेंसीज हैं जो कि बैक की जाती हैं बाय फिएट करेंसी। तो फिएट करेंसी को बैकिंग सरकार देती है, सरकार की बैकिंग होती है फिएट करेंसी को, सच एज यूएस डॉलर, या स्टेबल कॉइन्स को बैक करा जा सकता है इवन टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी सच एज गोल्ड। ठीक है, तो ये जो फिएट मनी है ये गवर्नमेंट इशूड करेंसी है जो कि बैक नहीं की जाती बाय फिजिकल कमोडिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम डॉलर की बात करें तो वो गोल्ड के अगेंस्ट बैक नहीं करी जाती है, तो इससे जो फिएट करेंसी को एक इंट्रिंसिक वैल्यू मिलती है अपने आप की। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन के टुवर्ड्स मूव करते हैं। तो यहां पे वेस्ट सेती की बात हो रही है। देखिए अब सेती रिवर तो नेपाल में है, तो यहाँ पे तो बांग्लादेश पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो बांग्लादेश और नेपाल का तो फिर कोई लिंक नहीं बना यहाँ पे। तो पहली बात तो ये होगी कि हमको करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, पहली स्टेटमेंट तो हमारी इनकरेक्ट ही लग रही है ना, कि बिकॉज जो सेती रिवर है वो तो नेपाल में है, अभी रिसेंटली न्यूज में था वेस्ट सेती के बारे। तो दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि जी इंडिया कंप्लीट भी कर दिया वेस्ट सेती का प्रोजेक्ट जस्ट रिसेंटली इन 2021। अभी आपको याद होगा अभी मई 2022 में मोदी जी गए थे, नेपाल गए थे। ठीक है, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें साइन करी गई थी, काफ़ी मेमोरेंडम साइन करे गए थे। ठीक है, बुद्धिज्म के बारे में बात करी गई थी, बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप करने की बात करी गई थी। तो इस करके रिसेंटली ये न्यूज़ में था, तो आई एम श्योर अगर आप न्यूज़पेपर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपने वेस्ट सेती के बारे में पढ़ा होगा। तो इंडिया ने रिसेंटली कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, अभी तो इसका रिसेंटली कंप्लीशन का नहीं, यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है इसको एग्जीक्यूट होना भी शुरू हुआ है, तो कंप्लीशन में नहीं हुआ। फिर 900 मेगावाट का जो अरुण 3 प्रोजेक्ट है ईस्टर्न नेपाल के संखुवा सभा में, ये एग्जीक्यूट किया जा रहा है बाय इंडिया सतलुज विद्युत निगम। राइट, तो देखिए दोस्तों पहली दो स्टेटमेंट तो गलत है ना। अब आपको तीसरी स्टेटमेंट में अब आपको डाउट कहां पे होगा, या तो ओनली 3 में या नन ऑफ द अबव में। पूछा आपको क्या गया है, पूछा गया चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहां पे दोस्तों सही आंसर आपका सी ओनली 3 बनता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर एक बार हम नजर मार लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इंडिया इज टेकिंग ओवर द एम्बिशियस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल में जो वेस्ट सेती में है। तो ये 4 साल के बाद इंडिया ने प्रोजेक्ट लिया है 2022 में, जब चाइना ने विड्रॉ कर लिया था यहाँ से। तो चाइना के पास एक 6 साल का यहाँ पे प्रोजेक्ट था वेस्ट सेती प्रोजेक्ट, जो कि 2012 से 2018 के बीच में था। तो इंडिया का जो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है, तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट शुरू कर दी गई है इन द फार वेस्टर्न नेपाल। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम आगे बात करें, जो वेस्ट सेती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये 750 मेगावाट स्टोरेज स्कीम है, और ये कहां पे प्रपोज करा गया, ऑन द सेती रिवर इन द फार वेस्टर्न डेवलपमेंट रीजन। ठीक है, अब ये जो डैम है ये डैम कहां लाया करता है, ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सेती रिवर एंड द करनाली रिवर। तो आगे मैं मैप में भी दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां पे देखिए ये है आपका करनाली रिवर और ये है आपका सेती रिवर। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लुएंस हो रहा है इसके वेस्ट में ये है आपका वेस्ट सेती डैम। तो ये बात आपको याद रहेगी, कॉन्फ्लुएंस ऑफ करनाली एंड सेती रिवर के वेस्ट में 67 किलोमीटर अपस्ट्रीम पे आता है आपका वेस्ट सेती डैम। ठीक है जी, चलिए तो ये 2022 में एग्जीक्यूट करना शुरू किया, अभी खत्म नहीं हुआ ये प्रोजेक्ट।
फिर अरुण 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करें, नाउ अरुण 3 हाइड्रो पावर प्लांट जो है ये डेवलप किया गया ऑन दी अरुण रिवर, इसका भी मैप अभी आपको दिखाते हैं, ऑन दी शंखवो सभा डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोविंस 1 ऑफ ईस्ट नेपाल। तो एक तो वेस्ट साइड पे हो गया वेस्ट सिटी और एक ईस्ट साइड पे हो गया, बिल्कुल ईस्टर्न कॉर्नर पे। ठीक है जी। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको फाइनेंशियल क्लोजर कब मिला था? फरवरी 2020 में, जब भारत और नेपाल की सरकार के बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया था। तब उस टाइम पे नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे केपी ओली जी थे। हाँ ये जरूर है, ये दिस इज बीइंग डेवलप्ड ऑन अ BOOT प्रिंसिपल, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर बाय सतलुज जल विद्युत निगम SJVN। ठीक है जी। और ये जॉइंट वेंचर है भारत सरकार और द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के बीच में। तो हिमाचल प्रदेश सरकार का भी यहाँ पे रोल है। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका अरुण 3, यहाँ पे अपर अरुण है, ये आपका अरुण 3 है, ये आपका लोअर अरुण है। ठीक है जी। चलिए उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें दोस्तों, तो मई 2022 में रिसेंटली जब अभी मोदी जी गए थे नेपाल, तो उस वक्त एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा गया कि डेवलप किया जाएगा 490 मेगावाट अरुण 4 हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी इन नेपाल। ठीक है जी। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रधानमंत्री नेपाल के शेर बहादुर देवबा जी के बीच में साइन किया गया था। और इस प्रोजेक्ट में दिस विल बी डेवलप्ड एज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन द SJVN एंड द नेपाल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी, जिसमें जो SJVN है उसका जो मेजॉरिटी शेयर रहेगा। उसके बाद दोस्तों पूछा गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे इनकरेक्ट को भी हाईलाइट करा गया रिगार्डिंग द गल्फ। तो क्या अगेन यहाँ पे पर्शियन गल्फ ईरान और अरेबियन पेनिनसुला के बीच में लाई करता है? क्या गल्फ ऑफ मेक्सिको US मेक्सिको और आइलैंड नेशन ऑफ क्यूबा के बीच में लाई करता है? क्या गल्फ ऑफ ईडन यमन और ईरान के बीच में लाई करता है? या दोनों A और C दोनों ही इनकरेक्ट हैं? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ा, अगर आपको थोड़ा लोकेशन ज्योग्राफी, आपने मैप्स देखते हैं, देखिए वेस्ट एशियन रीजन, मिडिल ईस्टर्न रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC का फेवरेट है। ब्लैक सी रीजन की बात करें, पर्शियन गल्फ की बात करें, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, ये बहुत UPSC इससे बहुत लोकेशनल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता होता है प्रीलिम्स में। तो इसका हम सही आंसर देखिए दोस्तों, देखिए पर्शियन गल्फ जो है यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। देखिए पर्शियन गल्फ तो ईरान और सऊदी के बीच में आता है, तो ये तो सही है। गल्फ ऑफ मेक्सिको की बात करें तो ये भी सही है, US मेक्सिको और आइलैंड नेशन ऑफ क्यूबा के बीच में आता है। गल्फ ऑफ ईडन ये इनकरेक्ट है, ये यमन और ईरान के बीच में नहीं आता, ये यमन और सोमालिया के बीच में आता है। तो आइए एक बार नजर मारते हैं। तो ये इनकरेक्ट है, पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो गल्फ ऑफ ईडन यानी कि यमन और ईरान के बीच में नहीं आता। तो गल्फ की बात करें तो यमन और सोमालिया के बीच में आता है। तो गल्फ की बात करें वो एक बॉडी ऑफ, सो गल्फ इज अ बॉडी ऑफ वाटर जो कि कनेक्टेड होता है सी के साथ, ओशन के साथ। अगर हम गल्फ ऑफ एडन की बात करें दैट इज कनेक्टेड टू द अरेबियन सी एंड ऑल्सो टू द इंडियन ओशन। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं गल्फ के ऊपर, बहुत इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि खास करके हम पर्शियन गल्फ की बात करें, अरेबियन सी की बात करें, द होल इंडियन ओशन रीजन की बात करें, राइट फ्रॉम द स्टेट ऑफ हॉर्मूज टू द स्टेट ऑफ मलक्का, जो कि ये इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो करते हैं। तो और कुछ सिग्निफिकेंट गल्फ्स की बात करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, गल्फ ऑफ एडन है ना, पर्शियन गल्फ है जो कि सऊदी और ईरान के बीच में लाई करता है। और पर्शियन गल्फ तो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना सारा इंपोर्ट होता है यहाँ से, कितना सारा ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, कितने सारे देशों की एनर्जी नीड्स डिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर रूट से थ्रू द पर्शियन गल्फ। तो ये देखिए, ये गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे यमन, यहाँ पे आपका सोमालिया, ये कनेक्ट हो रहा है अरेबियन सी के साथ, और यहाँ पे आपका इंडियन ओशन। ठीक है जी, मैप्स के साथ थोड़ी हमको अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। फिर हम बात करेंगे पर्शियन गल्फ की, एक तरफ आपका ईरान है और एक तरफ आपका सऊदी अरेबिया है। तो जो पर्शियन गल्फ है आपका ईरान और सऊदी के बीच में आ गया। फिर हम देखेंगे गल्फ ऑफ मेक्सिको को। तो देखिए गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको है, यहाँ पे आपका मेक्सिको आ गया, USA आ गया, और यहाँ पे आपका क्यूबा भी आ गया। तो ये आपका जो रीजन है दिस इज द गल्फ ऑफ मेक्सिको। इजी क्वेश्चन। फिर लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बात नेटो की करी जा रही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेटो, चलो नेटो तो 30 मेंबर अलायंस है, अभी नेटो भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते, है ना। जैसे अभी हमने पीछे अभी पढ़ा भी होगा, स्वीडन है, फिनलैंड है, वो नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे 3 और ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी गई है, क्या नेटो की इंगेजमेंट इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है या नहीं है। तो ऑब्वियसली होगी, बिकॉज यहाँ पे नन ऑफ द अबव तो ऑप्शन दिया नहीं गया है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया गया है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर है वो D, 1, 2, 3, तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नेटो की इंगेजमेंट है इन वन फॉर्म और दी अदर। ठीक है, इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बारी। देखिए नेटो पार्टिसिपेट करता है तीनों अलायंसेस के साथ। ठीक है, सो नेटो के बहुत सारे पार्टनर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स हैं नेटो के जो कि नॉन नेटो मेंबर्स हैं। अगर हम यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप की बात करें तो आपको जैसे पता है, अगर आपने मैप भी देखा है, तो यूरोप के लेफ्ट में क्या आता है आपका अटलांटिक ओशन आता है। तो अगर हम बात करें यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल की, इसमें 50 नेशन है, 30 तो जो हमारे नेटो के मेंबर्स हो गए, और जो 20 और नेशंस हैं वो नेटो पार्टनर्स हो गए, जो कि
पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पे बातचीत करते हैं। ठीक है जी, ओवरऑल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क मिलता है फॉर नेटोज कोऑपरेशन विद द पार्टनर कंट्रीज इन द यूरो अटलांटिक एरिया। ठीक है, इसमें से काफ़ी सारे वो स्टेट्स भी हैं जो कि पोस्ट सोवियत स्टेट्स हैं, यानी कि फॉर्मर यूएसएसआर का हिस्सा थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम की। तो ये जो PFP है, दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ प्रैक्टिकल बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन द इंडिविजुअल यूरो अटलांटिक पार्टनर कंट्रीज एंड द नेटो। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें EAPC की, यानी कि हमारा यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल, तो 30 तो हमारे नेटो के मेंबर्स हैं और 20 नेटो पार्टनर्स हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, माल्टा, स्वीडन, ये हमारे 6 कंट्रीज यहाँ पे आ गए। 12 हमारे फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैं। इसमें से अगर हम 12 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स की बात करें, इसमें से कुछ देश हैं जो कि CSTO का भी हिस्सा है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा है, और 2 फॉर्मर यूगोस्लाव नेशंस हैं, बॉस्निया हर्जोगोविना और सर्बिया। तो ये जो 20 नेटो पार्टनर्स हैं, ये EAPC में नेटो के साथ इंगेज करते हैं। 30 + 20 नेटो पार्टनर्स मेक्स इट EAPC। उसके बाद PFP की बात करें दोस्तों, तो PFP है, दिस अलाउज द पार्टनर्स टू बिल्ड अप इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद नेटो। तो 1997 में स्टैब्लिश करा गया था। जो EAPC है, दैट सक्सीडेड द नॉर्थ अटलांटिक कोऑपरेशन, जिसको सेट किया गया था 1991 में, जस्ट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। फिर तीसरी बात अगर हम यहाँ पे समझे, वो है मेडिटेरेनियन डायलॉग की। तो डेफिनेटली मेडिटेरेनियन डायलॉग विल हैव टू डू नेटोज एंगेजमेंट विद द कंट्रीज लाइंग एडजेसेंट टू द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो चाहे हम सदर्न यूरोप की बात करें या हम नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, तो चलो ग्रीस है, इटली है, वो तो ऑलरेडी नेटो मेंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस क्या है, इट प्रमोट्स गुड रिलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज एंड नेटो अलाइज। तो अगर हम बात करें मेडिटेरेनियन डायलॉग की, तो यहाँ पे जो नॉन नेटो कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल अल्जीरिया है, इजिप्ट है, इजराइल है, जॉर्डन हो गया, मोरिटेनिया हो गया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, सो दे लाई साउथ टू द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है जी, सो अगर हम बात करें पार्टनरशिप और पीस प्रोग्राम की, तो इसको लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द समिट इन ब्रसेल्स इन बेल्जियम, जनवरी 1994 में। तो अगर हम बात करें PFP मेंबर्स की, तो आप देख सकते हैं रशिया भी पार्टनरशिप और पीस का मेंबर है। तो बहुत सारे जो पोस्ट सोवियत यानी कि फॉर्मर USSR स्टेट्स हैं, वो भी PFP प्रोग्राम का हिस्सा है। ठीक है, अगर हम बात करें इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव की, ठीक है, इस्तांबुल यानी कि टर्की में है, तो ये इसका क्या मैंडेट है, तो ये पार्टनरशिप है जो कि एम करते हैं विद द कंट्रीब्यूशन टू द लॉन्ग टर्म ग्लोबल एंड रीजनल सिक्योरिटी, जिसमें जो नॉन नेटो कंट्रीज है, खास करके ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन में, उनकी इंगेजमेंट नेटो के साथ रहती है। तो अगर हम बात करें ग्रेटर मिडिल ईस्ट की, तो यहाँ पे बहरीन आ जाता है, कुवैत आ जाता है, कतर आ गया, UAE आ गया, तो ये पार्टिसिपेट करते हैं इस्तांबुल कोऑपरेटिव इनिशिएटिव में। और ये जो इनिशिएटिव है, नेटो का इनिशिएटिव है, जो कि लॉन्च किया गया था नेटो की 2004 इस्तांबुल समिट में। इस्तांबुल कहाँ पे है, टर्की में है। चलिए, सो दोस्तों, ये नेटो मेंबर कंट्रीज हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। आई एम श्योर आपको नेटो के बारे पता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 30 मेंबर हैं। 1949 में इसकी स्थापना करी गई थी। 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिसमें से डेनमार्क भी एक है, राइट। तो अभी बात जब चली थी स्वीडन और फिनलैंड की, क्योंकि वो भी नॉर्डिक देशों में आते हैं, तो डेनमार्क बीइंग वन ऑफ द नॉर्डिक कंट्रीज वाज ऑलरेडी द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नेटो, बट नाउ इवन स्वीडन and Finland, they are very concerned about the security, seeing the Russian aggression across Ukraine. So now even they want to be a part of NATO, राइट। और अगर हम नेटो के इनलार्जमेंट की बात करें, तो आर्टिकल 10 नेटो को वो प्रोविजन देता है नेटो के इनलार्जमेंट के लिए। ठीक है, सो एनी डिसीजन टू इनवाइट अ कंट्री टू द नेटो दैट इज टेकन बाय द नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल। तो ये नेटो की प्रिंसिपल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और ये कंसेंसस अमंग ऑल अलाइज के बेसिस पे गवर्न करती है। तो ये आपको बात याद रहे कि जो नेटो की प्रिंसिपल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो कौन सी है, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर हम बात करें मेडिटेरेनियन डायलॉग की, सो दोस्तों ये लॉन्च किया गया था दिसंबर 1994 में। तो अगेन इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। ठीक है, तो इनिशियली फरवरी 1995 में इजिप्ट, इजराइल, मोरिटेनिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया ने डायलॉग ज्वाइन किया था। और उसके बाद अगर हम बात करें साल 2000 की, तो जॉर्डन ने इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया था, जॉर्डन इन नवंबर ऑफ दैट ईयर एंड अल्जीरिया इन मार्च 2000। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर मेडिटेरेनियन डायलॉग की बात करें, नेटो के साथ जो कंडक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे आपके देश आगे जो कि इस डायलॉग में हिस्सा लेते हैं। वंस अगेन मोरिटेनिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन, राइट। तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी आ जाती है आपकी। चलिए, सो दोस्तों जाने से पहले आपको जैसे पता है कि हमारे ऑफलाइन बैचेस शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे ऑफलाइन बैचेस के साथ हमारे ऑफलाइन बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऑनलाइन हमारी क्लासेस चलती रहेंगी हमारी, बल्कि अब लाइव ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सो दोस्तों अगर आप हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आइए, चंडीगढ़ में आइए, हमारे ऑफलाइन बैच में जुड़िए।
और दोस्तों हमारे आप टीचर्स के साथ, मेंटर्स के साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं, अगर हम जीएस की बात करें या अगर हम बात करें क्रिएटिंग योर ओन बंडल ऑफ कोर्सेज, तो यदि आपको लगता है कि आपके इंडिविजुअल कोर्सेज, आपको लगता है कि मेरे को भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, लेट्स से मेरी ज्योग्राफी वीक है या मेरी इकोनॉमी वीक है, या लेट्स से मेरे आईआर का जो टॉपिक है मेरे को वीक लगता है, या हिस्ट्री का टॉपिक वीक लगता है, तो आप कोई भी अपना कोर्स चाहें तो खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा सिर्फ ज्योग्राफी वीक है, बाकी सब्जेक्ट्स मैं फिर भी कर लूँगा, तो आप सिर्फ ज्योग्राफी का कोर्स बाय कर सकते हैं। यदि आपने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स का कोर्स बाय करना है, वो भी आप कर सकते हैं। फिर ये हमारे जीएस के कोर्सेज हैं, पेड इनिशिएटिव्स हैं हमारे जनरल स्टडीज़ के कोर्स के, और अंत में दोस्तों करंट अफेयर्स, जो कि एक बहुत वाइटल कंपोनेंट है हमारी यूपीएससी की तैयारी का। तो रादर दैन आप मैगजीन्स डाउनलोड करें महीने के एंड में जाके, और वो मैगजीन्स को पढ़ें, रट्टा मारें, किसी भी इंस्टीट्यूट की 365 जो वर्जन वाली मैगजीन्स होती है, तो उससे बेटर है कि आप, अगर आप चाहते हैं तो हमारी स्लीपी क्लासेस के करंट अफेयर्स कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइडेड रहेंगे। मंडे टू सैटरडे हर एक दिन डिफरेंट सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करे जाएंगे। मंडे को आपके साथ फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के, ट्यूसडे को आपके साथ हिस्ट्री के करंट अफेयर्स करे जाएंगे, वेडनेसडे को पॉलिटी के, थर्सडे को इकोनॉमिक्स के, फ्राइडे को एनवायरमेंट के, और सैटरडे को साइंस एंड टेक एंड आईआर के ऑल्टरनेटिवली। और सबसे अच्छी बात है कि इस करंट अफेयर्स के साथ आपके साथ रेलेवेंट जो पीवाईक्यू डिस्कशन है, यानी कि अगर कोई टॉपिक आपके साथ पूछा गया है, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन प्री में आया है या मेंस में आया है, तो उसकी भी डिस्कशन आपके साथ करी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का प्रीमिक्स। तो दोस्तों मिलेंगे बहुत जल्द हम अपने अगले प्रीमिक्स में, तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।